बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना नैनीताल का रहने वाला दीपक अपनी मकान मालकिन की बेटी रुचि से प्यार करता है, लेकिन खुद को उसके काबिल नहीं समझता। इस बीच रुचि की शादी हो जाती है और दीपक टूट जाता है। और एक दिन उसे पता चलता है कि रुचि के साथ उसके ससुराल में अच्छा बर्ताव नहीं होता। इस सच से कैसे बदलेगी रुचि और दीपक की जिंदगी, जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। नैनीताल का मिजाज ठंडा था इन दिनों। बादल भी गाहे बगाहे बरस जाते थे। टूरिस्ट सीजन अभी शुरू हुआ नहीं था, लेकिन हलचल बढ़ने लगी थी। सीजन से पहले आसपास के कस्बों के छोटे बड़े व्यापारी अपना सामान समेटे शहर में आकर बस गए थे। चारों ओर अजीब सा शोर था। टूरिस्ट पर नजर पड़ते ही व्यापारी कुछ न कुछ उनको बेच देने की फिराक में लग जाते थे। सर, हॉर्स राइडिंग करेंगे? सस्ते में करा दूंगा। गाइड लगेगा साहब, 2000 रुपये में पूरा दिन। मैम, प्योर पश्मीना है, मार्केट में देख लीजिए, इससे सस्ता मिल जाए तो। लेकिन सैलानियों की दिलचस्पी कुछ खरीदने में नहीं थी। वो आंखें फेर कर यूं आगे बढ़ जाते जैसे नजर मिली तो किसी पाश में फांस लिए जाएंगे। ऐसी ही एक सर्द शाम थी आज भी। कोहरे की शॉल ओढ़े मॉल रोड कुछ मायूस लग रही थी। माँ बाप के पीछे सर झुकाकर चलते उस उदास बच्चे की तरह जिसे साइकिल का वादा करके बस एक चॉकलेट खरीदवा दी गई हो। लेक के किनारे लगी रेलिंग पर टेक लिए दीपक खड़ा था। न जाने क्या खोज रहा था। शायद वो सुकून जो हफ्ता भर पहले वो रुचि के घर छोड़ आया था, या वो जवाब जिनके लिए सवाल पूछने की हिम्मत भी उसके अंदर नहीं थी। क्या रुचि खुश नहीं है? दीपक को पूरा यकीन था कि खुशी अगर किसी दिन इंसान का रूप धरे तो वो रुचि जैसी दिखेगी। अक्सर हम जिस इंसान को चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसे हम अपने मन में इंसान की जगह कुछ और ही बना बैठते हैं। कुछ दैवीय, कुछ डिवाइन, कोई ऐसा जो हमारी तरह मजबूर नहीं हो सकता। दीपक के लिए रुचि वही थी। अगर वो ये मान ले कि रुचि दुखी है, तकलीफ में है, तो फिर वो डिवाइन कैसे रह जाएगी? और रुचि आम इंसान बन गई तो वो खुद क्या रह जाएगा? बहुत सोचा उसने और फिर तय किया कि रुचि अपने घर में बिल्कुल खुश है। इसलिए अपनी सारी उलझनें ताल में बहाकर दीपक घर लौट आया। अब जबकि रुचि खुश थी, वो फिर से उसके खो जाने का दुख मना सकता था। घर पहुंचकर वो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि रुचि के भाई सोनू ने पुकारा। दीपू भैया, अब आ रहे हो आप? माँ कब से आवाज लगा रही थी, फोन भी नहीं लग रहा था। दीपक ने उसकी ओर देखा, फिर अपने फोन की ओर जो बैटरी खत्म होने के बाद गहरी नींद में सो चुका था। उसने पूछा, कुछ काम था क्या? पनीर लाना था और पेस्ट्री भी। रुचि दीदी आई है ना? रुचि को आए हुए 3 दिन हो गए थे। दीपक अपने कमरे में दुबका हुआ था। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसका ध्यान किताब पर नहीं था। पढ़ाई तो पता नहीं कितने महीनों से उसने छोड़ रखी थी। कभी फाइनल एग्जाम का ध्यान आता तो नसों में सनसनी दौड़ जाती, लेकिन फिर रुचि का ख्याल हावी हो जाता। ऐसे ही एक ख्याल के साथ बैठा हुआ था वो कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक, रुचि पुकार रही थी। उसने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में किया और चेहरे पर मुस्कान ओढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही रुचि ने एक हाथ से उसको किनारे किया और धड़धड़ा कर अंदर गई और धम से चारपाई पर बैठ गई। 3 दिन से आई हुई हूँ, एक बार ये ना हुआ तुमसे कि आके मिल ही लो, उसने कहा। दीपक अभी सोच ही रहा था कि क्या बहाना बनाए कि तब तक वो फिर बोल पड़ी, अब खड़े क्या हो, चाय तो पिलाओ।
और इससे पहले कि वो चाय बनाने जाता वो खुद ही उठ गई, ये कह कर के रहने दो मैं ही बनाती हूँ, तुम कनस्तर भर चीनी डाल दोगे और क्या। रुचि गैस ऑन करके चाय बनाने लगी और दीपक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सोच रहा था कि रुचि अचानक उस पर इतना अधिकार कैसे जताने लगी। एक आकर्षण, एक सम्मोहन जरूर था दोनों के बीच, लेकिन ये अधिकार वाला रिश्ता तो कभी नहीं रहा। बड़ा विचित्र होता है ये प्यार, कौन जाने कब कौन सा रूप, कौन सा किरदार गढ़कर सामने आ जाए। चाय बनाते हुए रुचि बोलती जा रही थी, कितना अच्छा होता उस दिन अगर तुमको घर बुला लेती, बहाने से मेरा घर तो देख लेते। मैं भी ना पागल हूँ, ये नहीं थे घर पे तो क्या हुआ, अम्मा तो थी ना, कब कहाँ रखे। मेरे घर वाले बहुत ओपन माइंडेड हैं, ये तो कहते रहते हैं कि तुम्हारे मायके से कोई आता ही नहीं। दीपक के दिमाग में कई चलचित्र एक साथ चल रहे थे। आंसू आंख में रोके कांच के टुकड़े उठाती एक रुचि, सिंक में गंदे बर्तनों में से 2 कप धोकर उनमें चाय भरती दूसरी रुचि, और ससुराल की तारीफों के महाकाव्य सुनाती रुचि। न जाने इनमें से कौन सी रुचि सच्ची थी। इनका तो मेरे बिना एक दिन भी मन नहीं लगता। अभी महीने भर को साउथ गए तब जाके मायके आ पाई हूँ। ये लो चाय ले लो। कप उसके हाथ में देने के बजाय मेज पर रख दिया। दीपक ने एक उचटती नज़र चाय के कप पर डाली। अलग अलग रंगों और डिज़ाइन वाले वो कप उसे मुंह चिढ़ाते नजर आए। अब पी भी लो, कहते हुए रुचि अपना कप उठाने लगी कि दीपक की नज़र नीले रंग के उस निशान पर पड़ी जो कलाई में अब तक चूड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। कप उठाते उठाते रुचि ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और लजाते हुए बोली, शादी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दीपक झेंप गया जैसे किसी सरकारी दफ्तर के प्रोहिबिटेड एरिया में गलती से घुस गया हो। अचानक उसे न जाने क्या हुआ, इतने दिनों से जो उदासी अंदर पाल रखी थी वो सांप की तरह फनफना कर उठ गई। अजीब सी वितृष्णा से भर गया उसका मन। ये नाटक क्यों? क्या सिर्फ उसको जलाने के लिए? ये कहानियां अपने मायके वालों के लिए बचा के रखो, मैं सब जानता हूं। रुचि स्तब्ध हो गई। वो उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करता रहा। शर्मिंदगी, गुस्सा, नफरत, तकलीफ, कुछ तो दिखे कई भाव उसे रुचि के चेहरे पर, लेकिन वो उन्हें किसी परिभाषा में बांध नहीं पाया। अब मुझसे कभी मत मिलना। आंखों के कोरों पर उभर आए आंसू को बेदर्दी से पोंछकर रुचि ने कहा और तेजी से कमरे से निकल गई। दीपक का गुस्सा, रुचि की प्रतिक्रिया, सब इतनी जल्दी हुआ कि दीपक को रुचि के चले जाने के बाद ही होश आया। बरसों से सहेजे रिश्ते अक्सर एक कमजोर पल का बोझ नहीं उठा पाते। इस कमजोर पल ने शायद रुचि को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। अगले दिनों में रुचि कई बार उसके सामने आई, लेकिन न दीपक ने कुछ कहा न रुचि ने ही उसकी तरफ देखा। जनजात डरपोक था वो। बचपन में लड़कों से पिट के आता तो घर पे बताता नहीं था। स्कूल के रास्ते में एक बार सांप देख लिया तो फिर कभी उस रास्ते से गुजरा ही नहीं। और रुचि से भी तो कितना डरता था। फर्स्ट ईयर में अपने हाथों से उसके लिए न्यू ईयर कार्ड बनाया, लेकिन डर के कारण दे ही नहीं पाया। पर अभी उसे रुचि की चुप्पी सहन नहीं हो रही थी। उसने सोच लिया था कि आज वो रुचि से जरूर मिलेगा, लेकिन वो खुद ही उसके कमरे में आ गई। वो उस वक्त बिस्तर की चादर बदल रहा था। दीवार से टेक लगाकर बिना लाग लपेट के रुचि बोली, जब सब जानते ही हो तो ये भी जान लो कि घर छोड़ के आई हूं मैं, वरना वो लोग किसी दिन मार डालते। उसकी आवाज में न कोई कंपन था न तकलीफ। जानता तो था ही दीपक, लेकिन जानना और मान लेना दोनों अलग बातें होती हैं। ससुराल में बदसलूकी की कहानियां न जाने कितनी बार सुनी थी उसने, कितनी लड़कियों के बारे में, पर वो कहानियां थीं। रुचि के साथ कैसे? कोई जवाब नहीं होता इस कैसे का। उसके पास भी नहीं था, रुचि के पास भी नहीं। अपने शरीर, मन और आत्मा पर लगी चोटें उसने दीपक को दिखाईं, लेकिन खुद उन चोटों से निर्लिप्त थी। उनके पास मारने की आजादी थी तो मेरे पास भी तो आजादी थी ना घर छोड़ने की। देखो तो मुझसे नफरत करने वाले वो थोड़े ही लोग हैं, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले तो बहुत है ना। देखना सब ठीक हो जाएगा, रुचि ने कहा। दीपक ने तारीफ भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वो फिर डिवाइन बन गई थी।
इन नए हालात ने दीपक को रुचि के साथ वक्त बिताने के मौके दे दिए। आज तक उसे दूर से देखा करता था, अब उसे जानने लगा था। एक शाम झीने कोहरे की ओट में दोनों झील के किनारे बैठे थे। एक शहर झील के इस पार था और दूसरा परछाई बनकर झील में तैर रहा था। रुचि ने अपना सर उसके कंधे से छुआ भर दिया, जैसे ज्यादा भार डालेगी तो वो पुराने पुल की तरह भरभरा कर गिर पड़ेगा। अजीब आवेग मचल पड़ा दीपक के अंदर उस स्पर्श से। वो स्पर्श जो न प्यार जैसा था, न दोस्ती जैसा, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई परिभाषा भी नहीं, बस दो संवेदनाओं का मिलन था। एक पल को स्वार्थ ने भी चोर दरवाजे से झांका। रुचि इस वक्त कमजोर थी, वल्नरेबल थी। वो चाहे तो उसके निढाल शरीर को अपनी बाहों में कस सकता था, चाहे तो अपने प्यार का इजहार कर सकता था। तभी रुचि बुदबुदाई, थोड़ी देर ऐसे ही बैठने दो, बस छूना मत मुझे। कैसे ना छुए दीपक उसे? छूना सिर्फ शरीर का थोड़े होता है। दीपक की आत्मा ने रुचि के हर कण को छू लिया था। उसका एक दिल डूबता जा रहा था, लेकिन एक दिल कुछ अरमान पालने लगा था। उसकी अधूरी छूट गई कहानी फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रही थी। बारिश के बाद जैसे सब कुछ धुल पुछ जाता है, कुछ वैसा ही दीपक का मन था इन दिनों। जो सपना देखने तक की गुस्ताखी नहीं की थी उसने, वो जिंदा होकर उसके सामने आ गया था। शामें फिर सुकून पहुंचाने लगी थीं। रेडियो पर रुमानी धुनें फिर बजने लगी थीं। बुकशेल्फ से किताबें फिर निकलने लगी थीं। अब वो कामयाब होना चाहता था, क्योंकि कामयाबी के दूसरे सिरे पर रुचि खड़ी थी। एक दिन वो कॉलेज से लौटा तो रुचि आंगन में ही उसका इंतजार करती मिली। उसे देखते ही लपक कर उसकी ओर आई और एक मुड़ा हुआ कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। दीपक ने कागज खोला। एक खत था रुचि के ससुराल से। उसने पढ़ना शुरू किया। हीरा हीरा कह के आप लोगों ने पत्थर हमारे माथे जड़ दिया। दान दहेज कुछ मिला नहीं, ऊपर से आपकी बेटी के लक्षण भी ठीक नहीं है। आप लोगों क्या होता होगा कि घर के जरा जरा से झगड़ों पे बहू बेटियां घर छोड़ के चली जाएं। हमें क्या पता, हो सकता है वहीं कोई चक्कर वक्कर हो उसका। खैर, कल तक भिजवा दीजिएगा उसको, वरना समाज में आपकी जो इज्जत उछलेगी उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। खत खत्म होते होते दीपक का गला सूखने लगा। उसने तो इस संभावना पर अब तक सोचा भी नहीं था। अब उसने धीरे से पूछा, ये तो होना ही था, पर माँ बाबूजी ऐसे ही थोड़े ना भेज देंगे वापस। मैंने बड़े बनाए, खाओगे? रुचि ऐसे बोली जैसे समस्या उसकी नहीं दीपक की हो। दीपक ने नाव में सर हिलाया और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। मोहल्ले में किसी की शादी थी आज। लाउडस्पीकर पर जोर जोर से गाना बज रहा था, बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। दीपक का दिल किया कि वो लाउडस्पीकर उठाकर किसी खाई में फेंक आए। रुचि भी सीढ़ी पर उसके पास आकर बैठ गई। बोली, अगर मैं झूठ मूठी कह दूं कि यहाँ मेरा कोई चक्कर है, तब तो बदनामी हो जाएगी ना। फिर वो वापस नहीं ले जाएंगे। बदनाम होने में बड़े फायदे होते हैं, छोटी छोटी बातों की सफाई नहीं देनी पड़ती। ऐसे वक्त में भी मस्खरी सूझ रही थी उसको। दीपक ने भवें टेढ़ी करके उसको देखा तो रुचि मुस्कुरा रही थी। वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाँ, शायद समस्या इतनी बड़ी थी भी नहीं। इस लड़की का होना ही कितना बड़ा दिलासा है। कुछ गलत हो ही नहीं सकता इसके साथ। पर यह दीपक और रुचि का सोचना था। उसके घर वालों पर तो ये खत हिरोशिमा के परमाणु बम सरीखा गिरा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि वो मायके आई है, महीना डेढ़ महीना में चली जाएगी। बेटी ससुराल छोड़कर आ जाए, किस किस को जवाब देंगे, किस किस से मुंह छिपाएंगे। अगले दिन दीपक की आंख पास के प्राइमरी स्कूल की प्रार्थना से खुली। उठकर नीचे पहुंचा तो रुचि के घर पर ताला लगा हुआ था। अखबार भी दरवाजे के पास यूं ही पड़ा था, यानी सुबह होने से पहले ही वो लोग कहीं निकल गए थे। कहाँ, ये अनुमान लगाने के लिए यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल नहीं चाहिए था। ससुराल वालों की धमकी यकीनन रुचि के भरोसे से जीत गई थी। उसे एक बार फिर वहीं पहुंचा दिया गया था जहां से वो भाग के आई थी। सोनू और रुचि के माँ बाबूजी शाम को ही लौट आए। उनके चेहरे बता रहे थे कि बेटी के ससुराल का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत हिम्मत करके एक बार उसने चाची से रुचि के बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने झिड़क दिया। तेरे को रुचि से क्या लेना देना? बता दे रही हूँ दीपक, ये उसके घर का मामला है, वो खुद संभाल लेगी। और तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना तो तेरा बोरिया बिस्तर बाहर फेंकवा दूंगी। समझा क्या कह रही हूँ?
उसे ना सही लेना देना, लेकिन रुचि के माँ बाबूजी को तो अपनी बेटी से लेना देना होना चाहिए ना। यूं ही तो नहीं आ गई थी वो घर छोड़कर। कभी उसको लगता कि उसे रुचि से जाकर मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। फिर लगता ठीक ही होगी। वो किसी और की बेटी थी, किसी और की पत्नी। उसकी क्या थी? प्रेमिका भी तो नहीं थी। इस ख्याल ने उसे रुचि के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। शायद अब रुचि नाम की इस डोर को छोड़ देने का वक्त आ गया था। 6 महीने गुजर गए थे रुचि को गए। इस बीच वो एक बार भी मायके नहीं आई थी और ना ही उसके घर वाले उससे मिलने गए। दीपक भूला नहीं था उसे। हाँ, अब उसका ख्याल आने पर सांसें नहीं रुकती थीं। MSc के एग्जाम्स आज ही खत्म हुए थे। बस आज का एक और दिन नैनीताल में और फिर दीपक हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जाने वाला था। सामान ऐसा कुछ था नहीं उसके पास। कुछ किताबें और चंद जोड़ी कपड़े, न्यू ईयर पर रुचि के लिए खरीदे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, सोनू की बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए रुचि के कान से गिर गया बुंदा, एक पायल जो रुचि ने छोटी करवाने के लिए उसको दी थी फिर लेना भूल गई, किताबों में कैद कुछ सूखे हुए फूल। पता नहीं कितनी रुचि इन सब में बची रह गई थी। आज बहुत दिनों बाद वो उसे शिद्दत से याद आई थी। क्या कुछ हो सकता था दोनों के बीच? क्या वो रुचि को एक अनचाही कैद में जाने से रोक सकता था? और क्या रुचि अपने ससुराल में वाकई खुश है? वो ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक अजीब सी चीख से उसका ध्यान टूटा। एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़कर नीचे पहुंचा और आंगन में ही जम गया। रुचि के घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ जोर जोर से रो रही थीं, बाबूजी पत्थर बने बैठे थे और सोनू सहमा हुआ एक कोने में खड़ा था। दीपक को देखते ही वो दौड़ा हुआ उसके पास आया और उसकी टांग से लिपट कर बोला, रुचि दीदी मर गई। मर गई मतलब? दीपक को लगा कि उसका दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो बैठा है। अखबार में छपी खबरों की तरह कई सूचनाएं अगले कुछ मिनटों में उसके कानों से गुजरीं। सिलेंडर फटने से नवविवाहिता की मौत, दुर्घटना के समय घर पर अकेली थी महिला, हादसा, हत्या या आत्महत्या, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। वो सुनता गया ठीक वैसे ही जैसे अखबारों में छपी खबरों को प्रभावित हुए बिना पढ़ लिया करता था। भीड़ में किसी ने फुसफुसा के कहा, ससुराल वाले मारते वारते थे ना? चुप, बाद में बात करते हैं। दूसरे ने इशारा किया। रुचि जो खुद जिंदगी हुआ करती थी वो एक पल में अखबार की सुर्खी, एक अफवाह, सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी। उसकी माँ अब भी छाती पीट पीट कर रो रही थीं। मोहल्ले की औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन न उनके आंसू रुके न कल्पना। दीपक को उन पर जरा दया नहीं आई, बल्कि उसे लगा कि वो ठहाका मारकर हंसने न लगे। रुचि के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझसे नफरत करने वाले तो थोड़े ही लोग हैं, पर प्यार करने वाले बहुत हैं। तो हम प्यार करने वालों ने ही उसे मार दिया ना? दीपक को महसूस हुआ कि उसकी हथेली की लकीरों में लाल रंग बह रहा है। उसने एक नजर दीवार पर लटकी रुचि की बड़ी सी तस्वीर को देखा। एक पल को लगा कि वो वहीं खड़ी है, बसंती साड़ी में, एक हाथ से पल्लू और दूसरे से खुले हुए बालों को संभालते हुए, इतनी खुश जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पल फ्रीज होकर तस्वीर में समा गया हो। इस बार उसे हंसी आ ही गई। इससे पहले कि उसे पागल समझकर लोग घर से निकाल देते, वो खुद ही निकल गया। रुचि की मौत को अब कई साल हो गए हैं। दीपक उसी कॉलेज में लेक्चरर है जहां उसने पढ़ाई की। वो कामयाब भी है और रुचि उसकी जिंदगी में भी है। दीपक ने उसको मरते हुए नहीं देखा। देख लेता तो शायद वो मर जाती, लेकिन अब वो रोज उसके मन में जिंदा होती है और रोज मर जाती है। और हाँ, रुचि की आंखों का रंग भूरा था, लेकिन अब बुढ़ापे में वो अपने नाती पोतों को ये बात नहीं बता पाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।